मेरी चाची किसी गैर मर्द के साथ मौके पर पकड़ी गई। फिर मैं चाची को ब्लैकमेल करता। जब मैंने चाची को रंगे हाथों पकड़ा तो चाची मेरे पैरों में गिर गई। फिर मुझे कहने लगी, ये बात कभी अपने चाचू को मत बताना, जो तुम कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। फिर मेरी चची की उम्र 35 साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कवारी लड़की हो। चची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चची के कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे ओसानी खता हो गई। चची गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। चची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चची के साथ बड़े जोर से मैं अक्सर चची की जरूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चचा पहले पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ये काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चची को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा कि चचा बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात कही थी कि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लगूंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती हैं, लेकिन चचा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उसे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में ही बहुत मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा सी भी अहमियत नहीं दी थी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ऊपर वाले पोर्शन के कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चची ने ब्लैक नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न की मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चची को देखा तो मेरा दिल हचकोले खाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए क्योंकि चची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया था। उस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चची किसी और मर्द के साथ यूं होगी। मैंने खामोशी से इस सारे दिल फरेब मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चची उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा मनासिर उनके सामने किए तो चची के पसीने छूट पड़े। चची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं बेखौफ होकर उनके करीब हुआ और चची से कहा कि अच्छा, मुझे अब समझ आई है कि आप किस लिए मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी मौजूदगी में आप आसानी से अपनी रातों को हसीन नहीं बना सकती थी। अफसोस आप तो बहुत ही मनफी किरदार की मालिक निकली। मेरे चचा ने आपको इज्जत और एहतराम से इस घर में जगा दी थी, मगर आपने बदले में क्या किया? इससे मेरे चचा की पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरी बात सुनकर चची अपनी खूबसूरत गोरे चेहरे पर आंसू छोड़ते हुए मुझे कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते।
इसलिए प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हें क्या मालूम कि एक जवान औरत की कितनी जरूरियात होती है। दौलत के अलावा भी औरत को कुछ दरकार होता है जिससे औरत को तस्कीन मिलती है और राहत मिलती है। और अगर ये सुकून इससे कोई अपना नहीं दे सकेगा तो वो सुकून हासिल करने के लिए कोई ना कोई हल तो निकालेगी। और चंद घंटों में जो कुछ अभी तुमने देखा है वो झूठ नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो तुमने पूरा सच भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी चची हूँ, मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरह तमीज है, लेकिन इंसान कब तक अपने जज्बात का गला घोट सकता है। बल आखिर एक ना एक दिन तो सब्र जवाब दे ही जाता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो कि जो कुछ भी तुमने देखा है ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी के आगे जुबान खोलने की भी जरूरत की तो मैंने भी आग बबूला होकर दबी हुई आवाज में चची से कहा, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं न सिर्फ चचा को इस हकीकत से आगाह करूंगा बल्कि आपकी बेटी को भी सब कुछ बता दूंगा। उन लोगों को भी तो इल्म होना चाहिए कि आप रात के अंधेरे में किसी इंसान के बाहों में क्या गुल खिलाती रहती हैं। चची फौरन से मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी, देखो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शौहर के भतीजे भी हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ ना बताना। अगर तुमने बता दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को खराब मत करना। लेकिन मैंने चच्ची के आंसू और जुड़ते हुए हाथों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि मुझे आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, अलबत्ता एक ही सूरत है जिसके जरिए मैं आपके राज को राज रख सकता हूँ। चची ने धीमे लहजे में पूछा, बोलो वो क्या है। मैंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड के सामने सर झुका लें और जिस ख्वाहिश का मैं आपके सामने इजहार करूं और अगर आप मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दें तो तभी मैं आपके राज को अपने सीने में दफन कर सकूंगा। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद चची ने मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए फौरन कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी हर बात मानने को दिलो जान से तैयार हूँ, जो भी है। आखिरकार भतीजे हो तुम मेरे शौहर के। मुझे चची की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने कभी भी चची को इस किस्म की औरत नहीं समझा था, लेकिन जिस चेहरा आज मैंने चची का देखा था मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, फिर जब मैंने चची के आगे अपनी ख्वाहिश बयान की तो वह हैरत से खुले मुंह पर हाथ रखे कुछ देर फटी आंखों के साथ मुझे खामोशी से देखती रही। फिर मध्यम से आवाज में बोली, तुम ऐसी ख्वाहिश मेरे साथ कैसे कर सकते हो। मैंने चची से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप इतना कुछ करके हर हाथ पार कर सकती हैं तो फिर आप मुझ पर सवाल न उठाएं और मुझे भी अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करने दें। न जाने आप कितने अरसे से इस काम में मुलविस हैं और आपको होशियारी का आलिम भी ये है कि आज तक आपने चचा को भी इस काम की भनक तक नहीं पड़ने दी और ना ही बेटी को। आपको तो घर में मौजूद अपनी जवान बेटी की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर वो कभी आपको गैर महरम की बाहों में देख लेती वो क्या सोचती आपके बारे में और उसकी तरबियत पर क्या असर पड़ता। चची अपनी सफाइयां पेश करते हुए मुझे कहने लगी कि किस मजबूरी ने इन्हें लज्जत हासिल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे उन वजाहत को सुनने और समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील और सिर्फ अपना मफाद देखना था। मैंने देख लिया था कि चची बहुत जवान और हुस्न की परी है। वो अपनी इस हसीन जवानी के हाथों मजबूर होकर ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं भी इस हुस्न के घाट का मीठा पानी पीना चाहता हूँ। उस रात चची ने मजबूरी की बना पर मेरी शर्त कबूल कर ली और मैं चची की जो चीज चाहता था वो मुझे मिल गई थी। वो भी उस वक्त तक मिली जब तक मैं थक कर चूर नहीं हो गया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया वाकई बहुत हसीन और पुरलुत्फ है। इससे तो इंसान दुनिया के बहकावे में आकर आखिरत को भला बैठता है, लेकिन चची का ये वहम था कि बस एक ही बार मुझे पूरी तरह खुश करके उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन मैंने उस दिन के बाद हर रात ही चची को ब्लैकमेल करके खुद को सुकून देना शुरू कर दिया था। मैं तो बस चची का ही दीवाना होकर रह गया था, क्योंकि चची ने जिस महारत से मुझे दिली तौर पर मुकम्मल मुतमईन किया था उससे साफ जाहिर होता था कि चची का इस काम में बहुत तजर्बा हो चुका था। लेकिन अब वो बड़ी शिद्दत से चचा की वापसी का इंतजार करने लगी थी ताकि वो वापस आए तो मैं भी अपने घर का रुख करूं। लेकिन जब चचा वापस आए तो आते ही मैंने उनसे उसकी बेटी से अपनी शादी करने की बात की और साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मेरा तो अब आपके घर से जाने को दिल ही नहीं चाहता। उधर अपने घर अकेले रहकर मेरा धक घुटता है। ये सुनकर मेरे चचा कहने लगे, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद हमारे घर ही रहो। हमारी इकलौती बेटी है और तुम्हें घर दामाद रखने में मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तो मेरा घर खुशियों का गवारा बन जाएगा। हमारी फैमिली तो पहले ही तुम्हें अपने साथ एडजस्ट कर चुकी है। मैंने भी फौरन हामी भर ली कि मुझे भी घर दामाद बनने में कोई एतराज नहीं। जबकि चची इस फैसले की मुखालफत करती रहेगी, लेकिन चचा ने उनकी एक ना सुनी। मेरी मंगेतर की 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, लेकिन चचा ने फिर भी जबरदस्ती मेरी उससे
शादी करवा दी। क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने फौरन बगैर कोई ताखीर किए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी और फिर खुद 1 महीने के बाद किसी दूसरे मुल्क चले गए। अब फिर से मुझे चची को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। मैं चची को बार बार धमका कर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता। मेरी जिंदगी अब सुकून और खुशियों का गवारा बन चुकी थी, क्योंकि अब दोनों माँ बेटियां मेरी मुकम्मल गिरफ्त में थी और हर तरफ मुझे सुकून ही सुकून नजर आता था। सारा दिन तो मेरा ऑफिस में गुजरता, क्योंकि मैं चचा के कारोबार को भी देखता था। लेकिन रात के वक्त जब मेरी बीवी सो जाती थी तो मैं सीधा अपनी सास यानी कि चची के कमरे में पहुंच जाता और उन्हें फिर से अजियत देने लगता। अब वो मुझसे बहुत तंग आ चुकी थी कि लेकिन क्या करती, वो बेबस थी। उस ऐसे ही मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए और कब गुजरे पता ही ना चला। इस पूरे अरसे में मैंने अपनी बीवी से कहीं ज्यादा अपनी सास यानी चची को वक्त दिया, क्योंकि चची की निस्बत मेरी बीवी कुछ भी नहीं थी। चची तो हुस्न की मलका थी। मैं खुद को बहुत खुश नसीब तस्वर करता था, जिसे बैठे बैठाए ही हर किस्म का सुकून मुयस्सर आ गया था। कारोबार भी मिल गया, बीवी भी मिल गई और फिर सास जैसी हूर परी और तजर्बा कार औरत के साथ। लेकिन फिर एक रात जब मैं कमरे से निकलकर अपनी चची के कमरे में पहुंचा और उनसे दोबारा अपनी ख्वाहिश का इज़हार करने लगा तो न जाने कैसे मेरी बीवी वहां पहुंच गई और उसने मेरी बात सुन ली। वो चौंक कर कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है। चची के तो रंग ही उड़ गए, वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। लेकिन मैं कहाँ डरने वाला था। बिला खौफ मैंने अपनी बीवी की जानिब देखा और उससे कहा कि मैं तो हर रात तुम्हारी माँ से मखसूस फरमाइश करता हूँ और वो इसे पूरा भी कर देती है। बस आज भी इसी सिलसिले में आया था। मेरी बीवी जब इस बात की गहराई को ना समझ पाई तो वह हैरत से मुझे ही देखती जा रही थी। फिर मैंने सारी हकीकत वाज़े अल्फाजों में बता दी कि मैं कैसे उसकी माँ को ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल करता आया हूँ। ये सुनकर उसके मुंह को तो जैसे ताला ही लग गया था। फिर मैंने मजीद हर हद पार करते हुए उसके सामने ही दोबारा से अपनी चची से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चची अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ी रही, जबकि मेरी बीवी को अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था। फिर वो अपनी माँ से पूछने लगी, माँ क्या ये सब सच है? क्या वाकई मेरे शोहर का इस मामले में साथ दे रही थी? वो फौरन उठी और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उससे कहने लगी, बेटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे साथ तो खुद बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं तुम्हारे शोहर के हाथों तो तेरी शादी से पहले की ब्लैकमेल हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह हकीकत बताकर परेशानी का शिकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। मैं तेरी परेशानी के डर से ही ये सब तुझसे छुपा रही थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये राज तेरे शोहर की ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद भी फाश हो जाएगा। और अगर इस राज ने बल आखिर फाश होना ही था तो मैं इसकी डिमांड पूरी ही ना करती। बात मुख्तसर मेरी सास ने खुद ही अपनी सच्चाई अपनी बेटी के सामने खोल कर रख दी। मेरी बीवी कितनी ही देर खामोश रही। मैंने चची को पकड़कर बेड पर बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि तुम कमरे में जाओ, मैं अपना हिसाब बराबर करके आता हूँ। लेकिन वो अकड़ कर वहीं खड़ी रही, कहने लगी, जो भी करना है मेरे सामने करो, मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा खेल है जो तुम इतने अरसे से मेरी मासूम माँ के साथ खेल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर चची की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने आपसे ऐसी भी कोई फरमाइश नहीं की जो पूरा करना आपके लिए नामुमकिन हो। 20 लाख की तो सिर्फ बात है, आप मुझे ये रकम दे दें, क्योंकि किसी के घर रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आप लोगों से चोरी छुपके अपना जाती मकान बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बीवी सुकून से रहे। लिहाजा मुझे बार बार पैसों की जरूरत भी इसलिए ही पेश आती है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो फिर आप मेरा ये मुतालबा पूरा करें। यही वो मुतालबा था जो मैं अपनी चची से करता आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अकाउंट में काफी रौनक आ गई थी और चची का अकाउंट सुनसान होता जा रहा था, इसलिए वो बार बार इनकार करती जा रही थी और मैं उनकी जान सुलिट पर लटका रहा था। चची कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। सारे पैसे मैंने अपनी इज्जत की खातिर तुम्हें दे दिए। ये कहकर वो रोने लगी। मेरी बीवी मेरे करीब आई और मेरा गिरबान पकड़कर कहने लगी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? तुम मेरे शोहर होकर मेरी माँ के साथ ये खेल खेल रहे हो। तुमने मेरी माँ की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया। अगर तुम्हें मेरी माँ का ये राज मालूम हो ही गया था तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था, ना कि तुम इस तरह ब्लैकमेल करके खेल खेलते। मेरी बीवी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी इज्जत करने वाली बीवी मेरे साथ ये सलूक करेगी। उसे तो अपनी माँ को समझाना चाहिए था और सवाल पूछना चाहिए था कि उसकी माँ क्यों इतने अरसे तक इससे झूठ बोलती रही। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे कहने लगी कि तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। मनहूस शक्ल लेकर मैं किसी गरीब इंसान के साथ तो गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन एक बगैरत मर्द के साथ नहीं, जिसकी नीयत में फतूर और बेईमानी हो, जिसकी नजर मेरे माँ बाप की जमा पूंजी पर हो। फिर मेरी बीवी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। फिर मैं काफी देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा। उस रात जब मैंने चची को किसी नामहरम के साथ देखा था और चचा के साथ मैंने बेवफाई की वजह पूछी तो चची बताने लगी कि बहुत सालों पहले तेरे चचा ने मुझे किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार
बेकार होकर तलाक दे दी थी। लेकिन बेटी की वजह से बात हम दोनों ने दुनिया को नहीं बताई। लोगों के सामने तो वो खुद को मियाँ बीवी जाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में उनका ताल्लुक खत्म हो चुका था। चाचा ने बैरून मुल्क जाकर दूसरी शादी की और इसलिए बस वहाँ चक्कर लगाते रहते थे। फिर तनहा रह रहकर चची पर भी उसकी ख्वाहिशात गालिब आ गई थी, इसलिए उसने भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए छुपकर शादी कर ली थी। वो जवान भी थी और खूबसूरत भी, इसलिए उन्हें आसानी से दूसरा शौहर मिल गया। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी इस शादी को खुफिया रखा हुआ था, क्योंकि चचा चची अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इन्हें इल्म था कि जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। इसलिए उन दोनों ने अपनी बेटी पर पड़ने वाले बुरे असरात से इस तलाक को खुफिया रखा। और जब चचा के बगैर चची का गुजारा मुश्किल हो गया और उदासी हद से बढ़ गई तो उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन उससे भी अपनी बेटी और साबका शौहर से खुफिया रखा, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर वो चचा को शादी का बता देगी तो चचा उसे इस आलिशान घर से निकाल देता और वो अपनी बेटी से दूर हो जाती। ये एक माँ की अपनी बेटी से मोहब्बत ही थी जिसने उसे ये सब खुफिया रखने पर मजबूर कर दिया था। फिर चची छुप छुप कर ही अपने दूसरे शौहर से मुलाकातें करती थी और जब मैंने उन्हें मौका वारदात पर पकड़ लिया तो चची को ब्लैकमेल करने लगा और जहाँ तक मुमकिन हो सका पैसे लेता रहा, क्योंकि चचा के कारोबार से मुझे सिर्फ तनख्वाह मिलती थी। जबकि अब मेरे दिल में लालच आ गया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मेरी बीवी कभी भी मुझसे जुदा ना हो, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैंने जो रास्ता चुना वो गलत था। इसी वजह से मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बहुत बार अपने चचा के घर चक्कर लगाए और अपनी सास और बीवी को मनाने की कोशिश करता रहा और माजरत करता रहा, लेकिन हर बार मैं मायूस होकर ही लौटा। यहाँ तक कि मेरे चचा भी बैरून मुल्क से वापस आ चुके थे। फिर मैंने नह शर्मिंदगी सांस बहाते हुए चचा के सामने अपने सारे गुनाहों का इतराफ कर लिया, क्योंकि इतने रोज रहने के बाद ही मुझे शदीद एहसास हुआ था कि मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर जिंदा रहना मेरे लिए नामुमकिन है। चचा की शादी का सुनकर चचा हकीकत में बहुत हैरान हुए थे, लेकिन फिर वो कहने लगे कि अगर मेरी साका बीवी ने दूसरी शादी कर ही ली है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि इस्लाम भी उसकी इजाजत देता है और इस्लाम के आगे हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। गलती मेरी थी, मैंने धोखाधड़ी से काम लेते हुए उसे छोड़ा और बैरून मुल्क शादी कर ली, यहाँ तक कि उसे तलाक दे दी। लेकिन वो बेचारी इतनी लंबी जिंदगी का सफर कैसे तय करती। मगर बेटे, तुमने इसकी मजबूरियों का गलत फायदा उठाकर मुझे भी बहुत मायूस किया है, क्योंकि हमें तुझ पर बहुत मान था। फिर चचा ने खुश असलूबी से मेरी चची को, मेरी बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो उसे माफ कर दे, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। गलती हर इंसान से हो जाती है। चची तो अपनी बेटी का घर बचाने की खातिर मुझे माफ करने पर फौरन राजी होगी, लेकिन मेरी बीवी माफ करना तो दूर की बात मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मैं बीवी के कदमों में गिर गया और उसे कहा कि मैं ये सब हम दोनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहा था। मेरे इस तरह गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से मेरी बीवी ने भी तरस खाकर मुझे माफ कर दिया और हम दोनों फिर से हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।